नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो करेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से लिए गए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने हैं और उन्हें करना किस तरीके से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा लंबा दिखाई देता है, बट डरिए मत क्योंकि इसका आंसर बहुत इजी है। ज्यादातर लंबे क्वेश्चन का आंसर हमेशा इजी ही होता है। हमारा क्वेश्चन है, एक 14 वर्षीय छात्र अपने से 5 मीटर की दूरी पर लगाए गए ब्लैक बोर्ड पर लिखे प्रश्न को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि 14 वर्षीय एक छात्र है जो 5 मीटर दूर के ब्लैक बोर्ड पर लिखे प्रश्न को देख नहीं पा रहा। अब हमसे पूछा हुआ है पहला कि वह जिस दृष्टि दोष से पीड़ित है उस दोष का नाम बताना है। सेकंड है कि आरेख की सहायता से दृष्टि दोष के संशोधन को समझाना है। और तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि इसे सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है और हमें उसका नाम बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मीटर की दूरी पर ब्लैक बोर्ड रखा गया है। 5 मीटर एक काफी लंबा डिस्टेंस होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड दूर रखा गया है और जो हमारा छात्र है वो दूर पर रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा। तो दूर पर रखी वस्तु को नहीं देख पाने में कौन सी दृष्टि दोष होती है? जी हाँ, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर हम निकट की चीजों को देख पाते हैं परंतु दूर रखी चीजों को नहीं देख पाते। अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि अगर कोई चीज दूर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो दृष्टि पटल से थोड़ा आगे बनता है और उसमें हम लेंस कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अगर आपका उत्तर अवतल लेंस है तो आप सही हैं। अगर हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो जो प्रतिबिंब आगे बन रहा था वो वापस से हमारे दृष्टि पटल पर बनने लग जाता है। तो इसका आरेख भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ऊपर आप दिखाएंगे कि जब दृष्टि दोष था तब कैसा हो रहा था। कोई चीज अगर दूर रखी थी तो उसका जो प्रतिबिंब था वो हमारे दृष्टि पटल से थोड़ा आगे बन रहा था और फिर हमने क्या किया कि एक उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाया और उससे क्या हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब था वो वापस से दृष्टि पटल पर बनने लग गया। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर तो यहीं पर आ गया कि कौन सा लेंस इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे उचित क्षमता के। तो इसके साथ हमारा पहला प्रश्न होता है खत्म। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है विक्षेपण का क्या अर्थ है। और हमसे दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है इसी के अंदर कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो विक्षेपण की डेफिनेशन लिखनी है आपको यहाँ पर और आपको बताना है कि जो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनता है 7 अलग अलग रंगों का, उसको वापस से कैसा जोड़ा जा सकता है। अब इसके बारे में हमें न्यूटन ने बताया था, आपको याद ही होगा कि किस तरीके से किया जाता है। अगर नहीं है तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे विक्षेपण की डेफिनेशन। तो विक्षेपण क्या होता है? श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों के क्रम में वियोजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जहां पर हम जानते हैं कि सफेद रंग के अंदर कितने रंग होते हैं? 7 अलग अलग रंग। तो उन्हीं 7 रंगों में जब सफेद रंग विभाजित हो जाता है तो वो विक्षेपण कहलाता है। अब यहाँ पर दूसरा है कि एक प्रिज्म द्वारा गठित रंगीन पैटर्न विबग्योर को एक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? ये जो 7 रंग का पैटर्न हमें मिला है, जो व्हाइट रंग से यानी कि श्वेत रंग से हमें 7 अलग अलग रंगों का पैटर्न मिला है, इसे ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम, जिसे हम विबग्योर के नाम से याद रख सकते हैं, जहां पर हर एक लेटर एक रंग को दर्शाता है। जैसे वी बैगनी को, आई इंडिगो को एंड सो ऑन। अब ऐसे उत्तरों में ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई डायग्राम है तो आप उसे बना दें, क्योंकि डायग्राम बनाने के नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप बना सकते हैं कि किस तरह से प्रिज्म से श्वेत रंग से स्पेक्ट्रम बनता है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न इसी में क्या था कि इसे वापस से जोड़ा कैसे जा सकता है। तो न्यूटन सर ने हमें बताया था कि अगर एक प्रिज्म सीधा रखा है तो उसके आगे एक उल्टा प्रिज्म रख दीजिए और हमें वापस से सफेद रोशनी मिल जाएगी। तो उत्तर में भी वही लिखना है कि एक दूसरा प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखकर श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप इसका डायग्राम बना सकते हैं कि किस तरीके से पहले प्रिज्म से जो हमारा श्वेत प्रकाश है उसका स्पेक्ट्रम बनेगा और दूसरे प्रिज्म से वो वापस श्वेत प्रकाश में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न भी खत्म होता है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, ऐसा क्यों होता है?
अब इसके बारे में हमने वीडियो वाले क्लास में भी पढ़ा था कि किस तरीके से ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है कि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। पहले हम तारों की बात करेंगे कि वो टिमटिमाते क्यों हैं। तो वायुमंडल की बदलती परिस्थितियों के कारण तारों का प्रकाश कई अपवर्तनों से गुजरता है और इसका मार्ग वायुमंडल से गुजरते समय थोड़ा अलग होता है। इसीलिए तारों की स्पष्ट स्थिति में उतार चढ़ाव और प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती हुई आंखों में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि तारों से, जैसे कि आप जानते हैं, प्रकाश की एक ही किरण आ पाती है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। अब वायुमंडल की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं क्योंकि हवा कहीं गर्म होती है, कहीं ठंडी होती है और इस वजह से जो अपवर्तन होता है वो भी हर बार थोड़ा अलग होता है और इसलिए जो वो एक ही रोशनी हम तक पहुंच पा रही है वो भी निरंतर बदलती रहती है और इसलिए हमें तारे जो हैं थोड़े आगे पीछे दिखते रहते हैं और साथ में ही कई बार हमें ज्यादा प्रकाश के साथ दिखते हैं और कई बार उनकी प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। तारा कभी कभी कम चमकीला दिखाई देने लग जाता है और कभी कभी अत्यधिक चमकीला प्रतीत होता है और यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम से इसको दिखा सकते हैं। ये डायग्राम तो आपने देखा ही होगा। सेंटर में हमारा है अर्थ, उसके आसपास हमारी वायुमंडल है जहाँ पर वायु के कारण एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम बन जाता है। दरअसल बहुत सारे सघन और बहुत सारे विरल माध्यम बन जाते हैं जिसकी वजह से बहुत बार अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमारा तारा है जिससे रोशनी हमारी पृथ्वी पर आएगी, परंतु वायुमंडल के कारण उसका बहुत बार अपवर्तन होगा और वो बार बार हमें बदलती हुई पोजीशन पर दिखेगी और यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अब ग्रह की बात करते हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। बड़े आकार के ग्रहों को बड़ी संख्या में बिंदु आकार की वस्तुओं या फिर प्रकाश के स्रोत के संग्रह के रूप में लिया जा सकता है जो एक दूसरे के टिमटिमाते प्रभाव को कम करते हैं। अब तारों में क्या था, वो बहुत दूर थे तो उनसे एक ही रोशनी आ रही थी और जिसकी वजह से उनमें टिमटिमाते होने का प्रभाव आ जाता था, परंतु ग्रह जो हैं वो तारों से बहुत ज्यादा पास है हमारे अर्थ के और उससे क्या होता है कि अगर हम ग्रह को देखें जिसमें बहुत सारी रोशनियां हैं एक रोशनी की जगह, तो वहां पर क्या होगा कि मान लीजिए अगर 1000 रोशनी है जिनमें से 4 रोशनी की वजह से टिमटिमाने का प्रभाव आ रहा है तो बाकी रोशनी उन 4 के प्रभाव को खत्म कर देंगी और यही रीजन है कि जो ग्रह है वो नहीं टिमटिमाते। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा ग्रह जिससे बहुत सारी रोशनी पृथ्वी पर आएगी। इनमें से कुछ रोशनियां ज्यादा चमकीली दिखाई देंगी, कुछ कम चमकीली दिखाई देंगी और कुछ थोड़ी आगे पीछे भी दिखेंगी, परंतु बहुत सारी रोशनी होने की वजह से ये हमें थोड़ी ऊपर उठी हुई तो दिखेगी परंतु ये टिमटिमाएगी नहीं। चलिए अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। अब ये आपका होमवर्क था कि आपको ये घर से पढ़कर आना था कि ऐसा कैसे होता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। यहाँ पर है हमारा प्रिज्म। अब इसे आप 3 अलग अलग भागों में देखिए। ये है हमारा पहला भाग जहाँ पर पहली बार अपवर्तन होगा। यहाँ पर हमारा पीई क्या हो जाएगा, आपतित किरण। फिर उसके बाद हम एक अभिलंब खींचेंगे और क्योंकि जो हमारी रोशनी है वो विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और यहाँ पर हमें एक आई होगा यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जिसे हम आई यानी कि आपतन कोण के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आएगा दूसरा भाग जहां पर हम देखेंगे कि जो अपवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा EF यानी कि अपवर्तन कोण जो कि अभिलंब की ओर झुका हुआ है और साथ में हमें मिलेगा एंगल R यानी कि अपवर्तन का कोण जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण होगा। अब इसके बाद आता है तीसरा भाग जहां पर प्रिज्म में जो रोशनी अंदर आई है अब बाहर भी तो जाएगी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा FS यानी कि निर्गत किरण जिसका 2 बार अपवर्तन हो चुका है और यहाँ पर हमें एक एंगल भी मिलेगा एंगल ई जो अभिलंब और निर्गत कोण के बीच में है, इसे हम ई से दिखाते हैं। और इसके अलावा प्रिज्म में 2 चीजें और होती हैं। पहला तो होता है प्रिज्म का कोण जिसे हम एंगल ए के नाम से जानते हैं। इसको एंगल ए के अलावा कुछ और भी दिखाया जा सकता है परंतु ज्यादातर किताबों में आपको एंगल ए ही मिलेगा। इसके अलावा एक और एंगल होता है जिसे हम विचलन का कोण कहते हैं जिसे हम एंगल डी से दिखाते हैं या फिर यहाँ पर आपको कई बार रो का सिंबल बना हुआ मिलेगा। तो ये जो विचलन कोण होता है वो हमारे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। अब क्योंकि इनके बीच का कोण सीधा दिखाई नहीं देता
इसलिए हम आपतित किरण को भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और जो जी पॉइंट दिख रहा है आपको, वहां पर हमें पता चलता है कि दोनों जो किरण है उनके बीच में कोण कितने का है। अब यहाँ पर काफी सारे प्रश्न हैं जो हमने नहीं किए, जैसे कि सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, या फिर जो आसमान होता है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, या फिर खतरों के सिंबल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, और बहुत से प्रश्न हैं जिन्हें हमने यहाँ पर नहीं देखा। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको खुद ढूंढना है और उन्हें अच्छे से तैयार करना है। और तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उत्तरों को रटना शुरू कर दें, आपको उत्तर को समझना है, जिससे अगर प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसे अपनी भाषा में उत्तर कर सकें और अच्छे नंबर लेकर आ सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।